आखिर क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने मिस्र के श्रापित मकबरे को खोल दिया और मकबरा खुलने के बाद जो मौत का सिलसिला जारी हुआ उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ा और इस मकबरे की श्रापित होने के पीछे की कहानी क्या है। चलिए जानते हैं इस श्रापित मकबरे की शुरू से अंत तक की कहानी। दोस्तों, मिस्र नील नदी के किनारे अपने सुनहरे और रहस्यमय अतीत की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है। मिस्र की मिट्टी में हजारों शासकों का मकबरा दफन है जिसने इस पे कभी शासन किया था। यूँ तो सभी की कहानी अलग अलग है, लेकिन उनमें से सबसे रहस्यमय कहानी है राजा तुतनखामन की और रानी नेफरती की। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिस्र के जो राजा महाराजा थे उसे मौत के बाद वाली दुनिया और रूहानी ताकतों पे विश्वास था। अब चलिए कहानी पे वापस लौटते हैं। तुतनखामन, जिसके बारे में दुनिया 80 से 90 साल पहले तक अनजान थी, लेकिन तुतनखामन की कहानी से पहले हमको उसकी पिता राजा अखनातन के बारे में जानना होगा। लगभग 1300 ईसा पूर्व पहले राजा अखनातन पूरे मिस्र पर राज करता था। उसने अपने कार्यकाल में काफी धार्मिक क्रांति चलाई जिसके वजह से राजा अखनातन को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। उसने सूर्य देवता की उपासना के अलावा तमाम देवी देवताओं की उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया। उसकी शादी बेहद खूबसूरत राजकुमारी नेफरती से हुई। नेफरती उस समय की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसके एक अंग जैसे सांचे में ढले थे। राजा अखनातन पर उसका असर बहुत अच्छा था। राजा अखनातन उसे हमेशा अपने साथ रखता था और राजकाज में भी उसका सहायता लेता। नेफरती काफी लालची, सत्ता लोभी और महत्वाकांक्षी औरत थी। उसे राजनीति और सत्ता में बहुत दिलचस्पी थी। अखनातन ने एक और शादी किया था, लेकिन महारानी का दर्जा सिर्फ नेफरती को मिला था। तमाम सुख नेफरती के कदमों में था, लेकिन सिर्फ एक दुख उसके मन में चल रहा था। लड़के की चाह में उसने अब तक 7 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। वो राजा को कोई अपना वारिस न दे सकी। इस बात को उसे बहुत अफसोस। जब नेफरती से बेटा नहीं हुआ तब मजबूरन राजा को दूसरी रानी के पास जाना पड़ा और यहाँ पर रानी नेफरती की अफसोस, जलन और क्रोध में राजा को अपना वारिस तुतनखामन के रूप में मिला। तुतनखामन की मां राजा के सगी बहन थी। हाँ, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। मुस्लिम समाज में सगे भाई बहन में शादी आम बात है। वारिस देने की वजह से राजा अखनातन इस रानी को काफी महत्व देने लगे और ये बात नेफरती के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन राजा को खोने की डर से वो अपनी जज्बात को काबू में रखती थी, कभी भी अपनी नफरत खुलकर जाहिर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक राजा अखनातन की मृत्यु हो गई। तुतनखामन उस समय बहुत छोटा था। छोटा होने के कारण वह राज नहीं कर सकता था। वक्त की नजाकत देखते हुए नेफरती ने राज की बागडोर अपने हाथ में ली और मिस्र पर हुकूमत करने लगी। वो बहुत महत्वाकांक्षी और दूरअंदेशी औरत थी। उसने बहुत जल्द अपना दबाव सत्ता पे कायम कर लिया। कहने को तो वह राज कर रही थी, मगर इस हकीकत से वो अनजान न थी कि यह मुकाम बस कुछ दिनों के लिए है। इधर तुतनखामन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। अब हरदम तुतनखामन उसकी आंखों में कांटों की तरह चुभने लगा। क्योंकि वो एक शातिर औरत थी, उसने किसी को भी अपना नफरत एहसास नहीं होने दिया। इसके उलट वो तुतनखामन को खुद से करीब रखती, उस पर अपना झूठी प्यार लुटाती और जब उसने सबको यकीन दिलाया कि वह तुतनखामन की सच्ची माँ की तरह प्यार करता है, तब वह अपना खतरनाक मंसूबा अमल में लाई। उसने मिस्र के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। वो चाहती थी कि तुतनखामन में कुछ ऐसी बीमारी पैदा हो जाए जिसके वजह से वो राजा बनने लायक न बचे। तांत्रिक की मदद से उसने तुतनखामन पर जादू टोना शुरू कर दिया। असर इतना खतरनाक था कि तुतनखामन पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया। उसकी बदन की हड्डी टेढ़ी हो गई, पीठ में कुबर निकल आए। वो बिना लाठी के चल नहीं पा रहा था। उसकी हड्डियों में इतना दर्द होता कि वह रात को जोर जोर से चिल्लाते रहता था। अपने बेटे में आए इस बदलाव से तुतनखामन की माँ को शक हो गया, क्योंकि तुतनखामन की माँ भी मिस्र की रानी थी, इसीलिए तंत्र मंत्र का ज्ञान उसे भी था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे महल से दूर कर दिया। अब तुतनखामन महारानी की पहुंच से दूर था और साथ ही उसके काले जादू से भी बाहर था। अपना वार खाली जात देख नेफरती काफी गुस्सा में थी। 2-3 साल निकलने के बाद जब तुतनखामन 10 साल का हुआ, तब उसकी माँ ने दरबारियों की सहायता से उसे सिंहासन पर बिठाया और नेफरती को काबू में रखने के लिए उसकी छोटी बेटी से तुतनखामन की शादी करा दी। कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन नेफरती एक ऐसी जहरीली डायन थी जिसने अपने घर को भी नहीं छोड़ा। तुतनखामन को उसकी माँ
ताबीजों और मंत्रों की रक्षा में रखती थी। इस वजह से नेफरती कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन वह हर वक्त मौके की तलाश में रहता और उसे मौका मिल भी गया। तुतनखामन की बीवी और नेफरती की बेटी अब मां बनने वाली थी। राजा तुतनखामन की पहला बच्चा था। सभी बहुत खुश थे और तुतनखामन की मां भी यह सोचकर बहुत खुश थी कि कोई भी अपनी बेटी का घर क्यों उजाड़ना चाहेगा, मगर वे गलत थी। नेफरती तुतनखामन को तो बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी, तो उसकी वारिस को कैसे बर्दाश्त करती। उसने अपनी बेटी को न जाने कौन सी दवा खिला दी कि उसको छठे महीने में ही बच्चा हो गया। अब छठे महीने का बच्चा कितना देर जिंदा रह पाता। कुछ घंटों में ही बच्चा मारा गया। नाती की मौत से उसे बहुत सुकून मिला। कुछ सालों में तुतनखामन की बीवी को दूसरा बच्चा होने को हुआ। तुतनखामन की माँ और उसकी बीवी दोनों इस बार बहुत सतर्क थे। तुतनखामन की माँ नेफरती को अपने बहू के नजदीक आने नहीं देती थी और सही वक्त आने पर वो एक खूबसूरत पोती की दादी बनी। मगर ये खुशी भी थोड़ी देर के लिए थी। बच्चे की 1 साल होते ही वे भी काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद तुतनखामन की माँ नेफरती को सीधे जाके धमकी दी कि अगर हमारे बेटों को कुछ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नेफरती को सत्ता के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो कुछ भी करके सत्ता को वापस अपने पास लानी चाहती थी। तुतनखामन की माँ तंत्र विद्या में माहिर थी। उसने अपने बेटे को अपने निगरानी में ले लिया था, जिसकी वजह से काली शक्तियाँ उसकी बाल विवाह का नहीं कर सकती थी। हालांकि राजा तुतखामन को काफी बचा कर रखा जा रहा था, मगर पहले से किए गए जादू का असर अभी भी उस पर था। हड्डियों की बीमारी की वजह से उसका कद छोटा रह गया था। उसका हड्डी इतना कमजोर था कि अगर कोई जोर से मार दे तो उसकी हड्डी टूटकर बिखर जाती। डायन नेफरती ने अब आर पार की ठान लिया। जब जादू टोना से बात न बनी तो उसने दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने की सोची। उसके सातिर दिमाग ने फिर से षड्यंत्र रचा। क्योंकि नेफरती ने कभी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं होने दी थी, इसीलिए राजा और उसकी पत्नी अभी भी उस पर विश्वास करते थे। इस भरोसे से उसने उनका फायदा उठाया। राजा तुतनखामन अपनी जिस्म की तकलीफों से परेशान रहता था। वह इसका कोई अस्थायी इलाज पाना चाहता था। नेफरती ने राजा को यकीन दिलाया कि वह उसे ठीक कर सकती है। उसके पास ऐसा इलाज है जिससे न सिर्फ उसका लंगड़ापन बल्कि शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे। राजा महारानी की बातों में आ गया और इलाज के लिए तैयार हो गया। अब नेफरती रोज उसे कुनैन की छाल का रस पिलाता रहा। वैसे तो कुनैन की रस हड्डियों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से मौत भी हो सकता है। 7 से 8 दिनों के अंदर राजा की हालत खराब हो गई। उसके पैर की हड्डियों अपने आप टूटने लगी और वो होश हवास से बेगाना होता गया। बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो गई। अपने 18 साल की बेटे की मौत से रानी किया गुस्से से पागल हो गई। तुतखामन के बाद कोई वारिस न बचा था। राज पर घोर संकट आ गया। नेफरती इस उम्मीद में थी कि सब उसे ही रानी बना देगी, लेकिन उसके अरमानों पर पत्थर गिरने वाली थी। रानी किया ने उसकी असलियत सभी दरबारियों और प्रजाओं को बता दिया। नेफरती ने अपने बचाव में हर वो कोशिश किया जो वो कर सकती थी, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। सारे प्रजा नेफरती को जान से मार देने की फैसला किया। उधर तुतनखामन की माँ चाहती थी कि मौत के बाद तुतनखामन शांति से रहे, इसीलिए उसने तुतनखामन के शरीर का मम्मीकरण करवाया। वादिय मुल्क के ऐसे मकबरे में दफन किया जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उस मकबरे में उसने तुतनखामन का सारा सोना, उनकी नन्ही बच्चियों का शव और उसके इस्तेमाल की सभी चीजें रखी। इसके बाद उसने मृत्यु की किताब बुक ऑफ डेड के जैसे बहुत से मंत्र दीवारों पर लिखवाए, ताकि इन मंत्रों की ऊर्जा से तुतखामन को मौत के सफर में आसानी हो। उन्हीं मंत्रों का शक्तिशाली ताबीज अपने बेटे को पहनाया, जिससे कोई भी ताकत उसका नुकसान न कर सके। उसने एक ठोस सोने का मुकुट, जो कि हूबहू तुतखामन की शक्ल से मिलता था, उसको मम्मी के सर पे रख दिया। उस मुकुट पर गिद्ध और कोबरा नाग बने थे, जो मम्मी की रक्षा में थे। रानी ने अपने तांत्रिक शक्तियों के बल पर उस मकबरे की रक्षा के लिए रूहानी ताकतों का आह्वान किया
उसने श्राप दिया कि अगर कोई मकबरा को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसकी मृत्यु अटल हो जाएगी। हालांकि उसने मकबरे को गुप्त बनाया था, मगर फिर भी लोगों को मकबरे से दूर रखने के लिए उसने मकबरे के पास 7 कब्र और बनाई और चेतावनी लिखाई कि मकबरे में जाने वाले पहले 7 लोगों की मौत निश्चित होगा। उसके बाद उसने अपनी दृष्टि नेफरती की ओर डाली। नेफरती की असलियत अब जाहिर हो चुकी थी। दरबारियों और प्रजा दोनों उसे मार देना चाहते थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब वो उन लोगों के हाथ न लगी तो उन्होंने उसके स्मारक और मूर्तियों को नष्ट करके ही संतोष प्राप्त किया। उनका नाम और हर एक निशानी इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। मगर रानी किया की दुख इससे कम नहीं हुआ। उसने नफरती के पीछे रूहानी शक्तियों को लगा दिया। उसके बाद रानी नेफरती का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। आज भी दुनिया महारानी नेफरती के बारे में कुछ नहीं जानती। नेफरती मिस्र की महारानी होने की वजह से उसको भी मृत्यु के बाद वाली जीवन पे विश्वास था। इसी कारण से उसने अपना मकबरा पहले ही बनवा कर रखा था। मगर वो इन रहस्यों में कहाँ दफन है, ये रहस्य कभी कोई नहीं जान पाएगा। तुतनखामन अपने वंश का आखिरी राजा था। उसके बाद तुतनखामन की वंश नेस्तानाबूद हो गया। इस किस्से के बाद तुतनखामन 3000 सालों तक सुकून का नींद सोता रहा। दुनिया उसके बारे में भूल चुका था। उसके मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया था। लेकिन 19वीं सदी में एक दिन इत्तेफाक से एक मजदूर जो कि अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक लॉर्ड कार्नावन और हावर्ड कार्टर के लिए काम कर रहा था, उसे ईंटों की कुछ सीढ़ी नीचे जाती दिखाई दी। दोनों वैज्ञानिक नीचे सीलबंद दरवाजे को देखकर हैरान हो गए। उन्हें फौरन एहसास हो गया कि उन्होंने सदियों पुराने गुम मकबरे का खोज कर लिया है। लेकिन प्रचलित श्राप के कहानियों के कारण कोई भी मजदूर दरवाजे की सील तोड़ने को तैयार न था। लॉर्ड कार्नावन उन मजदूरों पर हंसते हुए खुद ही सील तोड़ने लगा। उसके मदद के लिए 3-4 अंग्रेज और आ गए। यहाँ देखने वाली बात यह था कि दूसरा वैज्ञानिक कार्टर दरवाज़ा खुलवाने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था। उसे कहीं न कहीं श्राप वाली बात पर विश्वास था। खैर दरवाज़ा खुल गया और अंदर का वैभव देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। यहाँ तक कि उन्होंने दीवारों पर लिखी चेतावनियों को भी अनदेखा कर दिया। बल्कि लॉर्ड कार्नावन तो खुलेआम इन चेतावनियों का मजाक उड़ाने लगा। इन लोगों ने मकबरा का दरवाज़ा नहीं, अपने मौत का दरवाज़ा खोल दिया था। मकबरा खुलने से 1 हफ्ता पहले कार्टर एक कैनरी चिड़िया अपने घर लाया था ताकि उसके घर में चिड़िया की मीठी आवाज़ गूंजे। कहा जाता है कि यह चिड़िया काफ़ी भाग्यशाली होती है। चिड़िया को देखते ही उनके नौकर ने कहा था कि इन चिड़िया के साथ भाग्य आता है और बहुत जल्द उन्हें सोने से भरा हुआ एक मकबरा मिलेगा। उसकी बात सच साबित हुई। मगर जिस दिन मकबरा खुला उसी शाम को नौकर को मनुष्य के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा तो वो आश्चर्यजनित रह गया। उस चिड़िया को कोबरा सांप निगल रहा था, जबकि आमतौर पर यहाँ कोबरा सांप की प्रजाति नहीं मिलती है। कोबरा का दिखना मकबरे के श्राप का एक इशारा था, क्योंकि कोबरे का चिन्ह तुतनखामन के स्वर्ण मुकुट पर था, जो कि मम्मी के रक्षण के लिए था। फिर उसके बाद शुरू हुआ रहस्यमय मौतों की सिलसिला। एक एक कर पुरातत्व की टीम के सभी सदस्य रहस्यमय तरीकों से मरने लगे। सबसे पहला शिकार लॉर्ड कार्नावन ही बने। मकबरे खुलने के कुछ दिन के अंदर ही उसे मच्छर काटने की वजह से उनका संक्रमण हो गया और वह मारा गया। 3 और सदस्यों को अजीब बीमारी हो गई और वो भी कुछ महीनों में मारे गए। कुछ ने तो आत्महत्या कर लिया। कार्टर का निजी सचिव अपने बिस्तर पर मरे हुए मिले। मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर डगलस को किसी रहस्यमय बीमारी ने मार दिया। इतनी सारी मौत इस बात की सबूत थी कि मकबरा श्रापित है। इन सब में आखिरी में मरने वाले कार्टर था, जो श्राप में यकीन रखता था।
और अपने बचाव के लिए उसने पादरी का सहारा लिया, मगर ज्यादा समय वो भी नहीं जी पाया। इतना सर्वनाश देखकर सरकार ने फैसला किया इस मम्मी को वहीं पे जाकर रख दे जहां से इसे लाया गया था, और वहीं पे जाके इसे रख दिया गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में 2 वीडियो और आ रहा होगा, उसे भी जाके जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।